नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश अरेस्ट कर लिया गया है। कुख्यात बदमाश मनोज भाटी मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अबू दुजाना गैंग का शार्प शूटर है मनोज भाटी। मनोज भाटी पर हत्या के 7 मामलों समेत 30 केस दर्ज है। मुठभेड़ में एक सिपाही को भी गोली लगी है। तो बड़ी कामयाबी मिली है एसटीएफ को। 1 लाख का इनामी बदमाश मनोज भाटी को अरेस्ट कर लिया गया है। मुठभेड़ हुई पुलिस और बदमाशों के बीच, जिसमें एक सिपाही को भी गोली लगी है। मनोज भाटी भी घायल हुआ है, लेकिन एक बड़ी कामयाबी एसटीएफ को यहां पर मिली है। 1 लाख के इनामी बदमाश मनोज भाटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि मनोज भाटी अबू दुजाना गैंग का शार्प शूटर है और मनोज भाटी पर हत्या के 7 मामलों समेत 30 केस दर्ज है। सूचना मिली थी हमारे एसटीएफ के लोगों को कि जो मनोज नगला जो 1 लाख का इनामिया है, ये अपने घर पे है। मुखबिर की सूचना पे वहाँ पे उसके यहाँ दबिश दी गई, लेकिन दबिश के बाद वो मौके से फरार हो गया था। उसमें हॉट चेज की गई। उसमें जो बाइक सवार था उसने गोली चलाई। गोली चलाने से ऐसा लगा कि कोई ना कोई अपराधी है। हम लोगों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके वो घायल हुआ। उसको तत्काल यहाँ से हम लोगों ने मेडिकल भेजा है। पूछताछ से पता चला कि वही मनोज नगला है जिसके ऊपर 1 लाख का इनामिया है। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रतन लाल हांगलू और चीफ डॉक्टर प्रोफेसर राम सेवक दुबे ने बुधवार को पद से इस्तीफा दे दिया। कुलपति ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और चीफ डॉक्टर ने कुलपति को इस्तीफा भेजा है। कुलपति के इस्तीफे को मंत्रालय ने मंजूर करते हुए राष्ट्रपति के पास फाइल भेज दी है। आरएल हांगलू साल 2016 से विश्वविद्यालय में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर निगरानी में थे। बीते हफ्ते राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी उन्हें समन किया था। उन पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के अनुचित तरीके से निपटारे और छात्राओं के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र न बनाने को लेकर आरोप लगे थे। इसके बाद हांगलू ने अपना इस्तीफा केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को भेज दिया है। नोएडा में एक बार फिर सनसनीखेज मामला सामने आया है। नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण के एक के बाद एक 3 फर्जी वीडियो वायरल होने की घटना सामने आई है, जिसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी नोएडा की तरफ से नोएडा के थाना सेक्टर 20 में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। साथ ही इन वायरल वीडियो की जांच भी की जा रही है। एसएसपी ने मीडिया को बताया कि इस पूरे मामले की जांच अन्य जिलों में भी की जा रही है। एसएसपी का कहना है कि अपने नोएडा कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसके चलते उनकी छवि खराब करने के लिए इस तरह के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। ध्यान में आया था कि सोशल मीडिया में वीडियो जो है प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें कि मेरा स्वयं का फोटो दिखाया गया है। इस प्रकरण को मैंने स्वयं देखा और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ आपराधिक तत्वों ने इस तरीके की साजिश करने की कोशिश की है, जिससे व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचे। कई प्रकार के जो नेक्सस थे, भ्रष्टाचार के जो नेक्सस थे, दलाली के जो नेक्सस थे, एक्सटॉर्शन के जो नेक्सस थे, इनके विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है, इससे तिल मिला के हो सकता है कुछ आपराधिक तत्वों ने इस तरीके का करने की कोशिश की है। जनौली से खबर है। यहां इलिया थाना क्षेत्र के बरियारपुर में तालाब के पट्टे के पुराने विवाद को फायरिंग हो गई, जिसमें एक बच्चे को गोली लगी है। फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने आनन फानन में बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद इलिया पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। गांव में एक तालाब है, उसके पट्टे को लेके कुछ मनमुटाव था। फिर इन्होंने आपस में कहासुनी की, गाली गलौज की और प्रधान पक्ष के यानी शैलेश सिंह के साथ जो नीरज सिंह एक लड़का था, उसने कट्टे से फायर कर दिया। कट्टे से फायर करने पे गोली के छर्रे जो है एक 8 साल का बच्चा था, किशन सिंह नाम है उसका, जो इसी बंटी सिंह पक्ष का था, उसके बाएं पैर के तलवे पे उससे फायर से छर्रे लगे। बच्चा कंट्रोल से बाहर है, मतलब डेंजर से बाहर है। पीलीभीत में एक नवजात बच्ची झाड़ियों में मिली है। इस बच्ची को कुछ स्थानीय लोगों ने बचाया और पास के अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल बच्ची की हालत ठीक है। वहीं लोगों ने बच्ची को गोद लेने की अपील की है।
बच्ची है बिलसंडा ब्लॉक में और नवजात बच्ची है जिसको किसी ने बेटी जान के बिलसंडा के बॉर्डर पे फेंक दिया है। डॉक्टर अवधेश शर्मा और उनकी टीम में जिन्होंने इस बच्ची को उठाया है और अस्पताल सरकारी अस्पताल में पहुंचाया है, अभी ये मशीन में एडमिटेड है। और जिसको भी जानकारी मिले अगर किसी की बेटी है तो ले जाए, अन्यथा अस्पताल प्रशासन और हम सब लोग की टीम इसे जो इसका लेने का इच्छुक हो या केयर टेकर बनना चाहे उसकी जानकारी उसे दे दी जाएगी और उसे सुपुर्द भी किया जाएगा। चित्रकूट में खोया व्यापारी के अपहरण के बाद गोली मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। बता दें कि मानिकपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव में अंतिम लाल कुशवाहा नाम का व्यापारी खोया बेचने के लिए मानिकपुर जा रहा था, तभी रास्ते से गायब हो गया और परिजनों के मोबाइल में खुद अंतिम लाल कुशवाहा ने फोन किया कि उसे 3 डकैत लेकर जा रहे हैं और उसे गोली मार देने की बात कर रहे हैं। जब खोया व्यापारी घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने जंगलों में व्यापारी की खोज की। देर शाम पुलिस को एक शव मिला जिसकी पहचान अंतिम लाल कुशवाहा के तौर पर हुई है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि पहली नजर में यह अपहरण का नहीं बल्कि रंजिशन हत्या का मामला लग रहा है। सूचना पुलिस को दी गई कि इनका कुछ पता नहीं चल पा रहा, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा खोजबीन शुरू की गई और दौरान कॉम्बिंग एक शव बरामद हुआ जिसकी शिनाख्त परिजनों द्वारा अंतिम कुशवाहा के रूप में की गई है। क्योंकि कोई फिरौती की कोई कॉल नहीं आई है तो ये मामला जो है रंजिशन प्रतीत हो रहा है। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली इलाके में नशे में धुत एक कार सवार ने सड़क किनारे खड़े राहगीरों को रौंद दिया। बाद में कार एक पोल से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है जबकि एक महिला और किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। आज 9:40 पे लगभग लाल बाजार में एक एक्सीडेंट हुआ है, इसमें 4 लोग एक्सीडेंट किए हैं। 2 लोग एक्सपायर हो गए हैं, जो एक दिव्यांशी 12 साल की लड़की है और एक सुमन 40 साल की महिला है। उसको हम लोग ट्रॉमा सेंटर भेज चुके। मथुरा में थाना रिफाइनरी इलाके के बरारी गांव के पास NH2 पर अज्ञात ट्रक ने बुलेट सवार 2 लोगों को रौंद दिया, जिसमें दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मथुरा में सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। NH2 पर यह हादसा हुआ है जहां अज्ञात ट्रक ने बुलेट सवार 2 लोगों को रौंद दिया, जिसकी वजह से मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। बांदा से खबर है, यहां एक दर्दनाक हादसे में धान दराने गई नाबालिग लड़की की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लड़की का दुपट्टा चक्की में फंसने की वजह से यह हादसा हुआ। मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है। तो बांदा में यह दर्दनाक हादसा हुआ है जहां बच्ची का दुपट्टा चक्की में फंस गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जौनपुर के मीरगंज में हाथी की मौत हो गई। घटना बटहर गांव की है जहां हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई। हाथी महावत भदोही के सुरैयावा का रहने वाला है और वो इसे लेकर अपने गांव जा रहा था, लेकिन रास्ते में रुककर आराम करने लगा और हाथी को बहल में बांधकर रख दिया था। इसी दौरान उसे करंट लग गया और हाथी की मौत हो गई। बांदा से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर गुंडा टैक्स से परेशान हैं। ड्राइवरों का आरोप है कि जब वो MP से UP में एंटर करते हैं तो पहले पुलिस वसूली करती है और फिर कुछ जगहों पर गांव वाले भी गुंडा टैक्स वसूलते हैं। हालांकि आरोप ये भी है कि ये ट्रक ओवरलोड होते हैं और इसमें खनन विभाग भी इनसे वसूली करता है, लेकिन विभाग का कहना है कि कहीं भी अवैध वसूली नहीं हो रही है। कई जगह आपको कहाँ रोका जाता है?
ये कहीं हमको मतलब वहाँ से खदान से चलते हैं, हाँ। कई जगह रोका जाता है। किस बात के लिए रोकते हैं? पैसा लेते हैं, गांव वाले लेते हैं, पुलिस वाले लेते हैं। अच्छा, कितना पैसा भैया लेते हैं? पुलिस वाले 500 रुपये लेते हैं 2 जगह, अच्छा। और वहाँ गांव में लेते हैं 800 रुपये लेते हैं, 100 कहूँ 100 कहूँ 200 ऐसे लेते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये यूपी के जो बॉर्डर है वहाँ पर बैरियर बनाए गए, तय बैरियर है खनिज विभाग का, क्योंकि खनिज विभाग के यहाँ पर कैमरे लगवाए हुए हैं और बाकायदे इस बात के लिए बैरियर बनाया गया है कि यहाँ से किसी तरह का ओवरलोड या एनआर वाली गाड़ी बिना रॉयल्टी की न जाए। लेकिन आप साफ तौर पर आपको दिखाना चाहेंगे हम इसी बैरियर में खड़े होकर कि बैरियर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है और गाड़ी ओवरलोड है। आप देख सकते हैं किस तरह से 2 पट्टे लगे हुए हैं और साफ तौर पर गाड़ी बता रही है कि ओवरलोड है। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था है जिला प्रशासन की लचर और फेल नजर आ रही है। ओवरलोड साफ तरीके से नजर आ रहा है। यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों को बैठाया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर ये भी जानकारी मिली कि जनपद में अवैध गुंडा टैक्स वसूला जाता है। जो मामला चर्चाएँ निकल कर सामने आ रही हैं उसमें कहा गया है कि कई जगह गुंडा टैक्स और खनिज बैरियल उसमें अवैध वसूली भी की जाती है। हालांकि न्यूज़ 18 पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। यहाँ पर खनिज विभाग के बाबू भी खड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ है बाबू जी? इधर आइए, आपसे बात करने चाहिए। खनिज विभाग से आप? जी जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र जी, आपके सामने ओवरलोड ट्रक निकल रहे हैं, लगातार निकल रहे हैं। तो कटवा रहे हैं, बताइए। ट्रक ड्राइवरों का आरोप है कि खनिज बैरियल में 1 से 2 हजार रुपये वसूली की जाती है। लिया बोला ड्राइवर के। बांदा से न्यूज़ 18 के लिए अंकित त्रिपाठी। शामली में सिंगर अजय पाठक और उसके परिवार के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस की माने तो अजय पाठक के सहयोगी ने ही वारदात को अंजाम दिया है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी हिमांशु का पाठक से रुपयों को लेकर विवाद था और जब उसे रुपए नहीं मिले तो इसने अजय पाठक के पूरे परिवार की हत्या कर दी। यार उमर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता ना भाई। इसने छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में कुछ पैसे अजय पाठक जी को दे रखे थे, जिनको जब भी वो वापस मांगता था उसको ह्यूमिलिएट किया जाता था, उसको अपमानित करके डांटा जाता था, मना किया जाता था। एक आध बार हाथ उठाने के भी प्रकरण का वो जिक्र किया इसने। इसके अतिरिक्त इसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। काफ़ी लोगों से इस पर कर्जा हो रखा था, लाखों का, और तथा एक बैंक से भी जिसको हमने वेरीफाई करा लिया 5 लाख का इसके ऊपर कर्ज था। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। यूपी में पीएफआई से जुड़े 25 लोग गिरफ्तार। कई अपराध में शामिल थे आरोपी। पीएफआई पर यूपी हिंसा में शामिल होने का आरोप पुलिस कर रही है। आरोपियों से पूछताछ। प्रतिबंधित संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आपको बता दें कि 25 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। कई अपराध में शामिल थे ये आरोपी और पीएफआई पर यूपी हिंसा में शामिल होने का आरोप लगातार लगता ही रहा है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। कार्यकर्ताओं के बारे में स्पष्ट बात है तो उस पर एसएसपी लखनऊ के द्वारा जो प्रेस ब्रीफिंग की गई थी उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था और उसका एक विस्तृत प्रेस नोट आपको पहले ही दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में विभिन्न जनपदों में 25 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें हुई है जो इस संगठन से जुड़े हैं, जो कि किसी विभिन्न प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होने के कारण। प्रयागराज में लोगों के इलाज के लिए स्पेशल ट्रेन आई है। ये ट्रेन 8 जनवरी तक प्रयागराज में रहेगी। ये ट्रेन इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की ओर से चलाई जा रही लाइफलाइन एक्सप्रेस अब तक 19 राज्यों के 138 जिलों में अपनी सेवाएं दे चुकी है। इसमें अब तक लगभग 13 लाख मरीजों का इलाज किया गया है, जबकि 1,25,000 से ऊपर मरीजों की सर्जरी भी की जा चुकी है। जहाँ ये सुविधाएं प्रॉपर नहीं है वो वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिना किसी प्राइस के निःशुल्क। ये सेवा जो ट्रेन आती है ये हमारी 1 महीना अराउंड रहती है। पूरा सेटलमेंट हमें करना पड़ता है और जैसे जैसे हमारे कैंप चलते हैं, जैसे आय का कैंप चलाया था हमने जो सर्जरीज़ का था, इसमें अराउंड 250 से 300 पेशेंट आए हमारे जिनको हमने सक्सेसफुली ऑपरेट किया। नए साल में भी महंगाई की मार जारी है। रोजमर्रा की चीजें फिलहाल महंगी ही हैं। वहीं रेल, एलपीजी समेत रोडवेज के बढ़े किराए ने महंगाई के इस बोझ को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दाल, चीनी, चावल, प्याज की बढ़ती कीमतों से आम आदमी पहले ही परेशान है। बरेली में बढ़ती महंगाई को लेकर न्यूज़ 18 टीम ने जब स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उनका क्या कहना है, सुनिए। बाजार में जाइए, प्याज का अगर भाव मालूम करें तो वो 180 रुपए किलो प्रति किलो हिसाब से मिल रही है। अगर आप किसी भी सब्जी को लें, वो आलू 30 रुपए किलो है, गोभी 25-30 रुपए किलो है। इस हिसाब से जितनी भी खाने पीने की वस्तुएं हैं वो चरम सीमा पर है उनकी महंगाई। पहले आप पेट्रोल पे ले लो, पेट्रोल रेट बढ़ गया। आप सिलेंडर पे ले लो, वो रेट बढ़ गया। सब्जी तरकारी पे आ जाओ, प्याज 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, पालक 40 रुपये किलो, क्या कहते हैं गोभी 40 रुपये किलो।
तो भैया ये बता दो, सरकार जो भी कर रही सही कर रही, लेकिन गरीबों को क्या सोच रही है, गरीबों के लिए क्या कर रही है? काम धंधा कुछ भी नहीं है। किचन का सारा सामान महंगा है, दालें महंगी, प्याज महंगी, रसोई गैस महंगी, किसी चीज़ पर कोई है ही नहीं कंट्रोल। कैसे खरीदें, क्या करें? बढ़ती महंगाई तो हो ही रही है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हो रही है। आम जनता को जीना मुश्किल है। जैसे कि तो बड़ा आदमी खा लेगा हैं, लेकिन बीच वाला थोड़ा बहुत चल जाएगा, छोटा आदमी बेमौत मर जाएगा। बढ़ती महंगाई पे दाल, चीनी, चावल ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए। इस ठंड में सब्जी, घर का कोई भी क्रॉकरी का सामान ले लीजिए, हर चीज़ पे जीएसटी रेट इतने हाई हैं कि आम आदमी तो दब के रह गया है, समझिए। थल सेना अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद पहली बार मुकुंद नरवणे ने न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने आतंकवाद पर कहा कि आतंकवाद कोई नई चीज नहीं है और सरहद के उस पार आतंक के कैंप चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई जारी रहेगी। पूरा इंटरव्यू देखिए 9:15 पर। न्यूज 18 इंडिया के साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे। सर, सीधा सवाल पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, साल 2019 में सीजफायर वायलेशन इतना ज्यादा हुआ कि उसने 2018 का भी जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया, डबल हुआ। वहां पे क्या जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, कितने टेररिस्ट कैंप वहां पे फिलहाल चल रहे हैं, बैट एक्शन की तैयारी इनकी रहती है, कोई अगर आइडिया, और क्या प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक ही जो है एक सॉल्यूशन हो सकता है इनको रोकने का? पहली बात तो शुक्रिया, और आप सबको नए साल की मुबारकबाद है। जो आपने सवाल पूछा है वो टेररिज्म कोई नई चीज़ नहीं है, वो कई सालों से, दशकों से चला आ रहा है। हम इसको निपट रहे हैं अपने तरीके से। सरहद के उस पार टेररिस्ट कैंप हैं, वो पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। इसके खिलाफ हम कार्रवाई जैसे जैसे हमें पता लगता है वो हम कार्रवाई लेते रहेंगे, तो ये प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। चूंकि सर धारा 370 जब हटाया गया उसके बाद से इंटरनेट सब बंद था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो अब रिस्टोर हो रहा है, ब्रॉडबैंड स्टार्ट हो रहा है, मैसेजिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया है। देखा गया कई युवा जो हैं वो अब भी जो है लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स है। कितना आपको चिंताजनक है कि जब ये रिस्टोर हो रहा है तो आप लोगों के लिए थोड़ी इशू हो सकता है? जब वो धारा 370 हटाया गया तब कुछ पाबंदियां लगाना ज़रूरी था, लेकिन जैसे जैसे स्थिति सुधर रही है वो एक एक करके ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो है वो निकाले जा रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन इसीलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि स्थिति सुधर रही है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग हमेशा होंगे जो भटक जाते हैं, जो प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं, तो वो तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने आप अपने गलती को पहचान जाएंगे और वापस आएंगे। तो 9:15 पर आप पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले सीडीएस के तौर पर कार्यभार संभाला। पहले सीडीएस बनने पर प्रधानमंत्री मोदी ने रावत को बधाई दी। आपको बताते हैं कि क्या है सीडीएस का पद और क्या है उनके अधिकार। जनरल बिपिन रावत ने बुधवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पद संभाला। रावत ने कार्यकाल के पहले दिन की शुरुआत दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करके की, जिसके बाद साउथ ब्लॉक में उन्हें तीनों सेनाओं के जवानों ने सलामी दी। पद संभालने के बाद रावत रक्षा मंत्री से भी मिले। बाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए रावत ने सीडीएस के कामकाज के बारे में बताया। हमें तीनों सर्विसेज जो हैं उसका 1+1+1 का जो जोड़ आता है उसको 3 नहीं बनाना है, उसको 5 या 7 बनाना है। तो यू हैव टू अचीव मोर थ्रू सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन। ये मकसद है जो सीडीएस को जिस तरह से टास्क दिया गया है। आइए अब सीडीएस के कामकाज के बारे में विस्तार से समझ लीजिए। सीडीएस सरकार को सैन्य सुझाव उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े अधिकारी होंगे। सामरिक संसाधनों और परमाणु शस्त्रागार का प्रबंधन भी इनकी जिम्मेदारी होगी।
रक्षा योजना और रक्षा खरीद प्रक्रिया को कारगर बनाना भी इनके काम में शामिल होगा। वहीं रक्षा मंत्रालय और सर्विस हेडक्वार्टर के बीच समन्वय बनाना भी सीडीएस का काम होगा। आर्मी, नेवी और वायुसेना के बीच समन्वय स्थापित करना भी सीडीएस की जिम्मेदारी होगी। रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, बेस्ट इकोनॉमिकल यूज ऑफ जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं तीनों सर्विसेज को, उस पर ध्यान दिया जाएगा। इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया जाएगा। किस तरह से हम लोग अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइंट कर सकते हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। दरअसल करगिल युद्ध के बाद बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सीडीएस पद की मांग की थी, जिसके बाद 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने सीडीएस पद का ऐलान किया था। बुधवार को बिपिन रावत के सीडीएस के पद संभालने पर पीएम ने ट्वीट पर उन्हें बधाई भी दी और कहा, नए साल और नए दशक की शुरुआत के मौके पर भारत को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिला है। मैं जनरल बिपिन रावत को शुभकामनाएं देता हूं। वो पूरे जज्बे के साथ काम करने वाले एक बेहतरीन अधिकारी रहे हैं। बता दें कि जनरल रावत 31 दिसंबर को आर्मी चीफ से रिटायर हुए थे और सरकार ने सीडीएस के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 साल तय की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अमेरिका के टेक्सास में एक ऐसा म्यूजियम है जहां टैंक और तोप चलाकर लोग युद्ध का अनुभव ले सकते हैं। अमेरिका के टेक्सास में युद्ध जैसा अनुभव लेने के लिए एक ऐसा म्यूजियम है जहां आम लोग तोप, गोले और बंदूकें चला सकते हैं। बड़े से मैदान में बने इस म्यूजियम में लोग पैसे देकर अपनी पसंद के हथियार चला सकते हैं, जिनमें उस टैंक की सबसे ज्यादा डिमांड है जिससे किसी भी कार को आसानी से कुचला जा सकता है। इसी तरह के टैंक पर सवार एक आदमी एक कार को रौंदते हुए ऐसे आगे बढ़ा जैसे उसने जंग जीत ली हो। ये देख कुछ और लोगों ने भी एक कार के ऊपर अपना टैंक चढ़ा दिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के मकसद से वहां पहुंचे। उन लोगों ने टैंकों से दुश्मन के दिखावटी ठिकानों पर गोले दागकर अपनी इच्छा पूरी की। युद्ध के मैदान में दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने का अनुभव भी वहां पहुंचे कई लोगों ने लिया। इस म्यूजियम में बंदूकों, तोपों और टैंकों समेत वो सब हथियार मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध के मैदान में किया जाता है। म्यूजियम में जाने वाले लोग हथियारों के हिसाब से उनका किराया चुकाते हैं और युद्ध के हालात में एक जांबाज सैनिक होने का अनुभव लेते हैं। साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे साथ देखिए सुप्रभात उत्तराखंड। नमस्कार।